Join your hands. Close your eyes. Om. Sai Ram and God bless you. ठीक है, आज हम अपने इस क्लास में जामुन का पेड़ पाठ का अध्ययन करेंगे। जामुन का पेड़ पाठ के रचनाकार कौन है, बताइए? कृष्णचंद्र। वेरी गुड, कृष्णचंद्र, है ना? तो पाठ का वाचन आरंभ करें, पढ़ना आरंभ करें। Who will start? Who is going to start first? जिसके पास किताबें हैं, सभी के पास है किताबें? आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। ओके बेटा, ठीक है, पढ़ना शुरू करें। पहले आप लेखक के बारे में पढ़िएगा और जिन शब्दों का अर्थ आपको ज्ञात नहीं है प्लीज अंडरलाइन कीजिए, और हो सके तो पढ़ते समय अपना वीडियो ऑन रखिएगा। जल्दी आरंभ कीजिए। मैम मैं पढ़ूं? हाँ बेटा, ठीक है, पढ़िएगा। मैम, कृष्ण चंद्र, जन्म सन 1914, पंजाब के वजीराबाद गांव, जिला गुजरांवाला। प्रमुख रचनाएं: एक गिरजाए खंदक, यूकेलिप्टस की डाली, शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, दाता, हम वहशी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे। सम्मान: साहित्य अकादमी, साहित्य बहुत से पुरस्कार। मृत्यु सन 1977। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का नाम महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील लेखक संघ से उनका गहरा संबंध था, जिसका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकता है। कृष्णचंद्र ऐसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बनाया। कृष्णचंद्र की प्राथमिक शिक्षा पुंछ, जम्मू एवं कश्मीर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे सन 1930 में लाहौर आ गए और फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश किया। 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय में उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। बाद में उनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया और अंतिम समय तक वे मुंबई में ही रहे। ये तो कृष्णचंद्र के उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख भी बहुत से लिखे हैं, लेकिन उनकी पहचान कहानीकार के रूप में अधिक हुई है। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने आदि उनकी मशहूर कहानियां हैं। उनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुत चर्चित रहे हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक
प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है। हास्य व्यंग के लिए चीजों को अनुपात से ज्यादा फैला फुलाकर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है और ये इसे कहानी भी अंडरलाइन उसका। कीजिएगा, है ना? हाँ, इसे अंडरलाइन कीजिएगा, हास्य व्यंग में हमें क्या करना होता है। ठीक है, इसे अंडरलाइन कीजिएगा, फिर समझेंगे। ओके, आगे पढ़िए ऋतु। हास्य व्यंग के लिए चीजों को अनुपात से ज्यादा फैला फुलाकर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसके लिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत नहीं। हम्म, विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालय तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। हम्म, बात यही तक नहीं रहती, इस व्यवस्था में संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। मैम बस इतना ही है। यहाँ तक क्या समझ नहीं आया? यहाँ तक कोई ऐसा शब्द है जो समझ में नहीं आया हो? अच्छा, यदि सब कुछ क्लियर है तो चैप्टर पे आएंगे, पाठ पढ़ेंगे। आगे का पढ़िएगा, अदिति आप पढ़िएगा। जामुन का पेड़। हाँ, वीडियो आप, रात को बड़े जोर का झक्कड़ बाकी लोग भी कोशिश करें वीडियो ऑन रखें। हाँ दीदी पढ़िए प्लीज। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला। सेक्रेटेरिएट के लॉन में जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला। और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी, दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला। मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था। मेरे बच्चे इसकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे, तीसरा क्लर्क लगभग रुआंसा होकर बोला। मगर यह आदमी? माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया, एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा, इतने भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है, दूसरा चपरासी बोला। नहीं, मैं जिंदा हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराहते हुए कहा। जिंदा है, क्लर्क ने ताज्जुब से कहा। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त, कमजोर और मोटा चपरासी बोला। पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है, माली बोला। अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है, बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े। लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला। मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूं। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया। जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा। जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा। डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा। फाइल चलती रही। इसी इसी में आधा दिन बीत गया। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा।
वह हुकूमत के फैसले का इंतज़ार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया। बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाना या हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है। व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया। हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। ओके। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश न करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला आ जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूंगा। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेद प्रकट करता हुआ वहां से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है, इस समय जब तक पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? इस पर एक मन चले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी ही को काट कर निकाल लिया जाए। यह देखिए, उस आदमी ने से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा, आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। गुड, बस मगर यहाँ इस तक तरह तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुए अदिति, यहाँ तक रोकिए थोड़ा सा। तो पाठ पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा। यस मैम। अभी तक क्या बात समझ आई? जहां तक आपने पढ़ा, सभी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। क्या बात समझ में आई? यहाँ तक इस पाठ का क्या संदेश समझ में आया? ये तो समझ आ गया कि ये हास्य व्यंग प्रधान रचना है ना? इसमें केवल हंसी नहीं है, हंसी में छिपा हुआ क्या है? व्यंग है। क्या बताया गया, बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़े। किस व्यवस्था के कि अगर कितना भी ज़रूरी मैम कितना भी ज़रूरी मामला क्यों ना हो, पर सरकारी दफ्तर ऐसे होते हैं कि फाइल उनके पास घूमती ही रहती है। वेरी गुड, वेरी गुड। बस मेन इसका मंतव्य यही है कि काम ना करके टाल मटोल की प्रवृत्ति। किस तरह से व्यक्ति टाल मटोल करता है। और कुछ, और कुछ, और कोई संदेश? हम कोई भी अपनी और कोई जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं जिम्मेदारी? वेरी गुड, वेरी गुड। जिम्मेदारी से पलायन, अपने कर्तव्यों से हम कैसे पलायन करते हैं?
कैसे दूसरे के ऊपर, हम सोचते हैं कि मैं इनिशिएटिव क्यों लूं, है ना, मैं क्यों करूं, कोई और करेगा। तो कोई और करेगा में बात आगे घूमती रहती है, कभी भी बात पूरी होती नहीं, कार्यवाही नहीं होती। ओके रितु, आप कुछ कहना चाहेंगे, आगे पढ़ना चाहेंगे? अच्छा रितु पढ़ चुकी, ओके। मोहित, आप आगे पढ़ना चाहेंगे? यस मैम। यस, करिएगा। उसके बाद नरेंद्र आप पढ़ेंगे, ठीक है? मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोलकर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटेरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला, ये तो ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने वही क्लर्क ने वही मानना यस कि मैम। तगाफुल ना करोगे, इस पंक्ति का आशय पता है? मैम उर्दू में है, मुझे उर्दू नहीं आती। हाँ ठीक है। आशय, आशय कुछ अनुमान, इसका मीनिंग क्या हुआ? ये तो माना कि फिर से बोलिएगा इस लाइन को, खाक माना हो कि जाए। माने मैम माना कि इंटरफियर नहीं करोगे, लेकिन जब तक तुमको खबर होगी तब तक। हम फना हो जाएंगे, हम कुर्बान हो जाएंगे, है ना। माना कि विश्वासघात नहीं करोगे, माना कि आप हमारा फेवर करोगे, लेकिन जब तक आप कार्यवाही करोगे, जब तक आप मेरे लिए चिंता करोगे, तब तक मैं ईश्वर को प्यारा हो जाऊंगा, है ना। ये आशय है, ठीक है। ओके मोहित, समझ आया? यस मैम। ठीक है, अब आगे पढ़िएगा। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी ही देर में सेक्रेटेरिएट में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटेरिएट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटेरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक, जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था, रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क अब उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है ना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। कल्चरल डिपार्टमेंट में से अनुरोध किया गया कि जल्द ही जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटेरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपमान से शोभित हो? ओस सेक्रेटरी जोर हाँ, से ओस सेक्रेटरी जोर से चीखा। क्या तुम वही ओस हो
जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है। दबे हुए कवि ने हुंकार से सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। एक मिनट। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा। इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने उसके विभाग के में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपना केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। यह लो चुनाव पत्र। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने करहा कर बोला। रुक उसकी जा, मैम सांस चली बड़ी गई। मुश्किल से चल। मैंने देखा ही नहीं, तो तुम तो सुन लो मैम क्या करेंगी सुन के। चालू करूं? हाँ मैम बोल के गई थी कि अगर मैं लेफ्ट हो जाऊँ तो पढ़ते रहना। एक मिनट रुक भैया। हमने मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबे हुए आदमी ने करहा कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया है। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। अगर तुम दरख्वास्त ओके, दो तो हम वह भी कर सकते हैं। ठीक है मोहित, अब मैं आगे अभी नरेंद्र। जीवित हूँ कब? मोहित, अब थोड़ा सा नरेंद्र को पढ़ने देते हैं, है ना? यस मैम। ओके, वेरी गुड, वेरी वेल डन। बहुत अच्छा पढ़ा सभी ने। नयन पढ़िएगा। यस नरेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम, एक मिनट रुकिए। हम्म। मैं अभी जीवित हूँ, कभी रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा करो। मुसीबत मुसीबत यह है, सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मिलाते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम हम्म। दबात से नहीं, आरी हम्म। कुल्हाड़ी से संबंधित नहीं। उनके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। शाम को हम्म। माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। हम्म। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का श्वास जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनका पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को ना काटा जाए। कारण यह था, इस पेड़ को 10 साल पहले विक्टोरिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरी के लोन में लगा। सेक्रेटरी में लगाया। अब अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफी अंदेशा था कि हम्म। पिटोनिया सरकार से हम्म। हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर ये एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क हम्म। चिल्लाया। दूसरी ओर दो राज्यों के संबंधों का सवाल है, दूसरे हम्म। क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया। और यह भी तो समझो कि पिटूनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है, कि हम उनकी मित्रता के खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते। कवि को हम्म। मर जाना चाहिए, हम्म। निस्संदेह। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो, आते ही वह
खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया। प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और यह इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट में छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो, आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर कवि का हाथ ठंडा था। आंखों की पुतलियां निर्जीव और चोटियों की एक लंबी पात उसके में मुंह में प्रवेश कर आ रही रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। गुड, समझ आया? है ना? तो मायने जो हमारी संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं उनमें कितनी अव्यवस्था है। लेफ्ट कर दें क्या? मेरी बैटरी जा रही है, मैं जा रहा हूँ, मैम आए तो बोल देना, ठीक है? आप जा सकते हो। आवाज आ रही है? अरे अब नेटवर्क प्रॉब्लम में यही दिक्कत है, बार बार नेटवर्क जा रहा है। तो ठीक है, हम यही समापन करते हैं। प्रश्नोत्तर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है?